Hello, everyone, and welcome to this new and exciting video that is organized by Samadhan Life Sciences. आप सभी को जानकारी होगी कि हम अपने चैनल के ऊपर ऐसे स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं जो कि अपने करियर के अंदर कुछ नया अकम्प्लिश करते हैं और वो बाकी स्टूडेंट्स को अपने अकम्प्लिशमेंट्स के थ्रू नई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि उनको अपने करियर को किस तरीके से आगे परस्यू करना चाहिए। तो मेरी एक स्टूडेंट है जिनका नाम है अनुष्का और उन्होंने रिसेंटली अपना मास्टर्स कंप्लीट किया बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर और उनकी रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब लगी जिसको हम लार्सन एंड ट्यूब्रो बोलते हैं और वहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स के डोमेन में ये काम कर रही हैं। तो मैंने आज इनसे समय मांगा ताकि ये हमारे चैनल पे आ करके ये बता सकें स्टूडेंट्स को कि जॉब लेने के लिए चाहे बैचलर्स हो चाहे मास्टर्स हो, जॉब लेने के लिए स्टूडेंट्स का क्या अप्रोच होना चाहिए, उनके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए ताकि वो बेहतरीन कंपनीज में अप्लाई कर सकें। इसके अलावा इन कंपनीज में क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, इसके अलावा किस तरीके का इंटरव्यू इन्होंने फेस किया और इसके अलावा क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं स्टूडेंट्स के पास आफ्टर परस्यूइंग बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस या अलाइड डोमेन्स में जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है अगर जो जॉब करना चाहते हैं। मैंने कई बार ऐसे स्टूडेंट्स को तो ज़रूर बुलाया है जो पीएचडी इंडिया से कर रहे हैं या अब्रॉड से किसी बहुत अच्छी जगह से कर रहे हैं या पोस्ट डॉक कर रहे हैं, उनको तो कई बार इनवाइट किया है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि आप जॉब्स के ऊपर भी फोकस करिए और ऐसे स्टूडेंट्स को बुलाइए जिन्होंने जॉब्स ले रखी हैं और वो ताकि स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें कि आगे किस तरीके से अप्रोच लेना चाहिए। तो मैं बिना देर किए हुए अनुष्का को बुलाना चाहता हूँ। तो अनुष्का प्लीज़ आप हमारे बीच में आइए। तो गुड इवनिंग पहले सर। गुड इवनिंग अनुष्का। मैं 1 मिनट अनुष्का के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम अनुष्का से ही सुनेंगे उनकी जो पूरी स्टोरी है। अनुष्का हमसे जुड़ी थी 2022 के अराउंड जब वो गेट की तैयारी करना चाह रही थी। तो गेट के बैच में वो हमारे जुड़ी, उसके बाद उन्होंने गेट का एग्जामिनेशन क्रैक किया और उसके बाद वो आगे जा करके अपनी पढ़ाई करने लगी बीटेक के बाद। तो उसके आगे की कहानी अनुष्का बताएंगी हमें। तो अनुष्का प्लीज आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आए कि आपका क्या बैकग्राउंड है और आपने क्या पढ़ाई की। Hi everyone, I am Anushka Bhattacharjee and I have done my BTech in biotechnology from Techno India University, Kolkata, West Bengal. And after that, I have pursued MTech, ME in bioprocess engineering from Jadavpur University, and I qualified GATE. And after that, I am right now working as a PGET, postgraduate engineer trainee in Larsen and Toubro hydrocarbon. Currently, I'm situated in Powai, Mumbai. ओके, बहुत अच्छी बात आपने बताई अपने बारे में। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है अनुष्का, वो एल में आप जॉब कर रही हैं आपने बताया। तो हाउ इज इट रेलेवेंट टू द जॉब दैट यू आर डूइंग? आपने बीटेक किया बायोटेक में, फिर एमटेक किया बायो प्रोसेस में। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताइए। एक तो आपने अपना जो सब्जेक्ट था, डोमेन था, चेंज किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आती है कि हम हमारे पास अगर बीटेक है तो क्या हम अपना डोमेन चेंज कर सकते हैं या नहीं, और आपको एल में इसका क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या रेलेवेंस है? सर, सबसे पहली बात तो मुझे बीटेक के बाद बायोटेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करना था। वो मैंने अपने बीटेक के दौरान ही सोच लिया था कि बीटेक के बाद ही मुझे जॉब में नहीं जाना है, मुझे आगे हायर स्टडीज करनी है। और बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही वैलिड फील्ड है, तो उसमें कोई एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट में मुझे हायर स्टडीज परस्यू करनी है। तो अब एडमिशन टेस्ट वगैरह देने के बाद मेरी बायो प्रोसेस में जादवपुर में अच्छी रैंक में हो गई थी एडमिशन। तो बायो प्रोसेस में सर ऐसा है कि बहुत कुछ है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, और आप देखें तो ट्रांसपोर्ट फेनोमेना, हीट मास ट्रांसफर, ये सारी चीजें बायो प्रोसेस के अंडर में आती है। और अगर अभी देखा जाए तो इंडस्ट्री में इस चीज की बहुत डिमांड है, स्पेशली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की बहुत डिमांड है। मैं ज्यादातर देखती रहती थी अपने बीटेक के बाद लिंक्डइन में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में बहुत इंडस्ट्री खोज रहे हैं ऐसे न्यू फ्रेशर्स जो इस डोमेन में काम कर सके। तो एल का एक अपना आईसी है, आईसी मतलब इंडिपेंडेंट कंपनी, उनका नाम है एल एनर्जी हाइड्रोकार्बन।
तो हुँ, एल&टी हाइड्रोकार्बन मेरे कॉलेज में आई हुई थी और हुँ, साथ ही साथ उन्होंने ऑफ कैंपस भी अपने सारे डोमेन्स में दे चुके थे कि वो रिक्रूट कर रहे हैं न्यू फ्रेशर्स हुँ, के लिए। तो वैकेंसी आई हुई थी, तो मैंने बस अपनी एप्लीकेशन फॉर्म डाल दी और मेरा जो बायो प्रोसेस में स्पेशलाइजेशन था, वो बहुत डिमांड में था, वो मुझे पता चला आफ्टर आई गॉट टू जॉइन। मुझे पहले नहीं पता थी कि बायो प्रोसेस इतनी डिमांड है मार्केट में। जैसे ही हुँ। मैंने ज्वाइन किया या आने वाले दिनों में जैसे अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो मुझे पता है कि कौन-कौन सी चीजें मेरे मास्टर्स में थी जो अभी बहुत रेलेवेंट है एंड इट इज लाइक हेल्पफुल इन माय जॉब। ओके। तो अनुष्का, बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे बताया, कि पूछते हैं कि बीटेक में मेरा बायोटेक है, क्या मुझे अपना मास्टर्स भी बायोटेक में करना चाहिए? अगर मैं चेंज कर लेता हूँ या चेंज कर ली तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आपने अपने करियर में क्या देखा? क्या आपको अपना स्ट्रीम चेंज करने में मुसीबत हुई या फ़ायदा आपको लगता है क्या था? हाँ, सर इट वाज़ मोर लाइक अ बोन टू मी क्योंकि मार्केट में जिस चीज़ का डिमांड है, मैंने उसी चीज़ को परस्यू किया है। तो हुँ, आप हमेशा ये चीज़ देखिए जो भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं कि आप जो चीज़ परस्यू कर रहे हैं, हाउ डिमांडिंग इट इज़ इन द मार्केट। ओके। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि पीजीईटी में आपकी क्या-क्या एज़ अ पीजीईटी जो आप लार्सन इंटीग्रो में काम कर रही हैं, वहाँ पे आपकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? क्या-क्या सीखने को मिल रहा है? थोड़ा उसके बारे में बताइए। हुँ। जी सर, तो अभी तो हमारी फाउंडेशन क्लासेस चल रही है, अभी हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही है, 11 मंथ्स की इंडक्शन है हमारी एज अ पीजीईटी और मुझे अपना डिपार्टमेंट दिया गया है ऑपरेशन सपोर्ट। वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर में आती है। तो बेसिकली इंजीनियरिंग डिजाइन और एक वी आर इन ऑफशोर। ऑफशोर मतलब अगर ऐसे लेमैन्स लैंग्वेज में बताए तो लैंड से दूर होके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं ऑन शोर, वो लैंड में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम हो गए, ब्रिज, मेट्रो रेल्स, ये सारी चीजें में एल&टी बहुत फेमस है। और ऑफ शोर में ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये सारी चीजें में एल&टी कुछ सालों से बहुत अपना नाम कमाया है। तो हमारा काम है कि डिजाइन और इंटरडिसिप्लिनरी जो भी डिपार्टमेंट्स है एल&टी के अंडर में, वो सारे लोगों से बात करना और डॉक्यूमेंटेशन करना। और फिलहाल तो हमें हर एक वर्टिकल का जो हेड्स है उनसे ट्रेनिंग मिल रही है कि कैसे काम होता है एल&टी में। एक हाइड्रोकार्बन जो रिफाइनरी है वो कैसे काम चलता है, उसमें एकदम स्क्रैच से लेके कितने डिपार्टमेंट्स है, किसका क्या जॉब रोल है, ये सारी चीजों के बारे में हमें बताया जा रहा अच्छा, अनुष्का, क्या मुझे बता सकती हैं कि बायो प्रोसेस के अलावा भी क्या बायोटेक वगैरह के स्टूडेंट्स भी एल-एन-टी में अप्लाई कर सकते हैं, कि या फिर सिर्फ़ बायो प्रोसेस को ही वो लोग लेते हैं? सर अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन हुँ, जितना मैंने अभी तक देखा है बायोटेक को नहीं, एज इन बायोटेक स्पेशलाइजेशन को वो लोग नहीं लेते। लेकिन बायोटेक के अंडर में जैसे कि मान लीजिए इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी हो गया हुँ, या एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी हो गया या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हो गया, ये सब में हुँ। जिन्होंने मास्टर्स किया है उनको वो लेते हैं। वो अप्लाई कर सकते हैं, ओके। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक कन्फ्यूजन होता है कि मुझे मास्टर्स के बाद पीएचडी करने जाना चाहिए या फिर जॉब में जाना चाहिए। तो इस तरीके का कोई कन्फ्यूजन आपके भी दिमाग में था, या फिर आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच रही थी कि नहीं, मुझे कोर साइड में जॉब करनी है या जॉब में ही जाना है? सर मेरा था कि आई एम ओपन टू ऑल अपॉर्चुनिटीज। हुँ, पीएचडी बहुत ही डिमांडिंग एक वो हो जाती है कि आपको 5 साल, 5 से 6 साल कोई कोई जगह पे, मैं अगर एवरेज मान लूं तो 5 साल, 5 साल आपको एक जगह देनी है। अगर आप बाहर करना चाहते हैं तो उसमें भी 3 से 4 साल तो आपको लग ही जाएगा। और उसमें क्या होता है कि द स्कोप ऑफ ग्रोथ इज अकॉर्डिंग टू माई पीओवी अ लिटिल लेस देन इफ यू आर ज्वाइनिंग द जॉब। बट हाँ, पीएचडी में है कि आपको एक मंथली स्टाइपेंड मिलेगा और आपको सीखने का मौका मिल रहा है बिकॉज यू आर अ रिसर्च स्कॉलर, यू आर नॉट रियली एन एम्प्लॉय। और हुँ, अगर आप जॉब में आ जाते हैं तो आप एम्प्लॉय होते हैं, तो उसमें आपका करियर में ग्रोथ अगर आप चाह रहे हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स। लेकिन जिसको है कि हायर स्टडीज करनी है, मुझे एकेडमिक बैकग्राउंड में ही रहना है, पीएचडी, पोस्ट डॉक या प्रोफेसर ही होना है, तो उसके हुँ, लिए पीएचडी मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा मतलब मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि बहुत लोग जब पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि मेरी तो सैलरी नहीं बढ़ेगी या मेरी स्टाइपेंड सेम रह जाएगी, और हुँ, जबकि कोई जॉब करेगा तो उसका मेरे से सैलरी डबल हुँ, ट्रिपल हो जाएगी आने वाले सालों में। तो मैं ये चीज कहनी चाहूंगी कि आपको एक फोकस रखना पड़ेगा कि आप कौन सा चीज चाहते हैं अपनी जिंदगी में। अगर आपको है कि मुझे एकेडमिक्स में ही रहना है,
तो आपको आपके पीयर्स क्या कर रहे हैं या उनका सैलरी कितना हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। राइट, बहुत बहुत अच्छी बात कही। जनरली ऐसा ही होता है कि जो लोग पीएचडी करते हैं उनको ऐसा ही लगता है कि हमारी सैलरी जो है और हमारा समय जो है वो इसमें जा रहा है, जिसकी वजह से हम, और सैलरी भी बहुत लिमिटेड है, स्टाइपेंड बहुत लिमिटेड है। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात की कि कंपैरिजन करने से बचना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या पीएचडी के स्टूडेंट्स को भी एलएनटी लेती है, कि मास्टर्स को ही लेती है? जी सर, पीएचडी में भी आर&डी में भी रिक्रूटमेंट होती है एलएनटी की। मैं कहना चाहूंगी कि आप लिंक्डइन में अपडेट्स देखते रहिएगा, तो एलएनटी की आती रहती है फ्रीक्वेंटली, और वो कौन सा ब्रांच या कौन सा रोल डिमांड कर रहे हैं वो भी आती रहती है। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके कौन-कौन से स्किल्स ने इम्पोर्टेंट रोल किया कि वो आपने जो यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक किया, उसके लिए कौन-कौन से आपके स्किल्स इम्पोर्टेंट थे? या स्टूडेंट्स को कौन-कौन से स्किल्स डेवलप करने चाहिए अपने मास्टर्स या बैचलर्स के दौरान, ताकि वो इस तरीके की अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटी पा सकें? हाँ, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, जो पहला कम्युनिकेशन स्किल आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, वो नॉट रिलेटेड टू योर नॉलेज। आपको बात करने अच्छे से आना चाहिए। ऐसा मतलब वो हेजिटेशन नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू। द इंटरव्यू पैनल शुड नॉट फील दैट यू आर अफ्रेड और यू आर अंडर कॉन्फिडेंट। आप भले ही हो, जैसे मेरे टाइम मैं थी, लेकिन वो दिखाना नहीं है सामने वाले को कि मुझे कॉन्फिडेंस का कमी है, या मैंने ऐसा कुछ बहुत बड़ा इंटर्नशिप किया नहीं है अपने मास्टर्स में कि वो हुँ, सामने वाले को पता चले। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये बात है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप वर्क कीजिए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश में आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इंग्लिश एक बहुत अच्छी मैटर करती है इंटरव्यू के टाइम में। और इसी के साथ आपका टेक्निकल नॉलेज, जैसे मेरे लिए तो मोनोड काइनेटिक्स, माइकलिस मेंटेन, ग्राफ वगैरह पूछा गया था। तो हुँ, ये सब चीजें अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या बस आप अपने बीटेक ही बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको ये सब चीजें आना चाहिए। अपने बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसा कोई चीज आपको पूछा नहीं जाएगा जो बहुत डेप्थ में हो, तो वो तो पीएचडी में पूछी जाती है। लेकिन आप जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बेसिक्स पे ही अपने फोकस करना है। और ऐसा मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज आप ज्यादा ग्रैब करने का कोशिश कीजिएगा, लर्न मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपको सिचुएशंस देंगे या मार्केट में या इंडस्ट्री में क्या क्या चीज होती है वो सब चीज बताएंगे, तो आपको उस हुँ, हिसाब से उसका आंसर उसी टाइम सोच के बताना पड़ेगा। और इसके साथ साथ सर, आपको स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगी कि आप हर दिन थोड़ा करंट अफेयर्स को लेके एक बार देख लीजिए कि अभी फिलहाल इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीजें हो रही है, या कौन कौन सी चीज साइंस में या टेक्नोलॉजी में अभी बहुत डिमांडिंग है, या क्या चल रहा है मार्केट में। तो उस हिसाब से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे मुझे पूछा गया था कि सस्टेनेबिलिटी में अभी इंडिया का गोल्स क्या है आने वाले दिनों में, तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे गोल्स अभी किए हैं, तो उस हिसाब से आपको वो सब चीजें थोड़े ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक बिफोर द इंटरव्यू। And also one last thing, before you apply for any interview, before you sit for any interview of any job, please go through the website of the company. यस। कंपनी के वेबसाइट में सारे हाइलाइट्स दिए रहते हैं कि वो क्या करते हैं। क्योंकि मुझे जैसे पूछा गया था अपने इंटरव्यू के एंड में कि डू यू नो व्हाट एलएनटी एक्चुअली डज, तो हुँ, उसका आंसर मैंने थोड़े कम शब्दों में जितना भी मुझे पता था मैंने कहा था। तो उसमें वो सेटिस्फाइड थे, और उन्होंने भी अपने तरफ से इनपुट्स दिया कि हाँ, हम लोग ये चीज कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारी ये गोल्स है कंपनी के हिसाब से। तो आपको अपने कंपनी, जो भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट अच्छे से पढ़ने के बाद आप इंटरव्यू में बैठिएगा। उनको पता होना चाहिए कि आपको उस कंपनी के बारे में नॉलेज है। राइट। तो आपकी जो गेट की प्रिपरेशन थी उसकी काफ़ी मदद मिला आपको जब आपने हाँ अप्लाई हाँ। किया? ओके। गेट की प्रिपरेशन और मेरी मास्टर्स भी बहुत काम में आई। जैसे ओके। कि आपको गेट में सर जो जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है, वो हुँ, बस हाई यील्डिंग इज नॉट ओनली फॉर गेट, दैट हुँ, इज, मैं तो कहूंगी हाई यील्डिंग फॉर लाइफ। क्योंकि हुँ। मैं जहां भी गई हूँ मुझे वही सब जगह से क्वेश्चंस मिले हैं। तो, चलिए, बहुत हाँ। बढ़िया। अब मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात हम इतनी देर से कर रहे हैं, उसका क्या एप्लीकेशन है, जो इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे एल-एन-टी है या ऑयल एंड गैस की जो कंपनीज़ हैं, वहाँ पे किस तरीके का एप्लीकेशन होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का? सर, मैं एक बेसिक सा आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारी एक सब्जेक्ट थी मास्टर्स में, प्रोसेस कंट्रोल डायनामिक्स।
बायो प्रोसेस कंट्रोल डायनामिक्स। इसके अंडर में हम वेरियस जो प्रोसेस फ्लो, प्रोसेस रेट्स है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब चीजों के बारे में, इनका क्या डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, ये सारी चीजें हमने पढ़ाई की थी। तो ये बहुत ही मैटर करती है जो मेरा फील्ड ऑफ वर्क है उसमें। हमें पीएफडी यानी प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स करना होता है, उसमें समझना होता है कि जो हम सोच रहे हैं उसका एक मॉडलिंग हो सकता है क्या। इसके अलावा सर हमें केमिकल इंजीनियरिंग के टाइम में एस्पेन हाइसिस में काम करने को बोला गया था, मतलब थोड़ा मोटा मोटी एक आइडिया दिया गया था। सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें हमारी मास्टर्स के अंडर में थी, जो इंडस्ट्री में बहुत रैम्पेंटली यूज में है और हर दिन यूज होती है वो सारी चीजें। ओके ओके। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको जो बायो प्रोसेस करने का आगे सोच रहे होंगे वो सुन रहे होंगे, तो क्या बायो प्रोसेस वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने मास्टर्स या बैचलर्स सपोज किया हुआ है बायो प्रोसेस से, क्या वो फार्मा या बायोटेक या दूसरे इंडस्ट्रियल रोल्स में भी जा सकते हैं? इस तरीके से भी आप जवाब बता सकती हैं मुझे इसका कि आपके कॉलेज में या जादवपुर यूनिवर्सिटी में या और भी जितने भी स्टूडेंट्स आपके बैच में रहे होंगे, क्या उन्होंने और भी कंपनीज में अप्लाई किया, या और कौन कौन सी कंपनीज हो सकती हैं जहाँ स्टूडेंट्स जा जी सकते हैं? जी सर, टाटा एक बहुत अच्छी कंपनी है, टीसीई अगर हम बोल दे तो टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स जो है, और इसके अलावा रिलायंस, फाइजर, बायोकॉन, सीरम इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजें हैं जो बायोटेक को बहुत प्रेफर करती है और हर साल बायोटेक फ्रेशर्स को वो लोग रिक्रूट करते हैं। ओके ओके। तो क्या बायो प्रोसेस के लिए भी यहाँ पे रोल्स आते हैं, बायो प्रोसेस वालों के लिए भी स्पेसिफिकली रोल्स आते हैं यहाँ पे? तो बायो प्रोसेस जी एंड सर। बायोटेक दोनों ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? हम्म। ओके, थोड़ा सा मुझे ज्यादातर, 1 सेकेंड सर, अगर मैं फार्मा कंपनीज की बात करूं तो वो ज्यादातर बायोटेक को ही प्रिफर चाहते करें। हैं। ओके, हम्म। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमें किन किन टूल्स, टेक्निक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए अपने मास्टर्स में, ताकि वो हमें आगे चल करके हमारे जॉब में मदद करे। बायोटेक के स्टूडेंट्स मुझसे रेगुलरली मेरे उड़ान सेशंस में पूछते हैं कि हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्या हमें टेक्निक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, किस तरीके से अपना अप्रोच रखना चाहिए मास्टर्स में, आपके हिसाब से क्या है? सबसे पहले तो आप जितने भी, फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ये तीनों चीजें आपके फिंगर टिप्स में रहने चाहिए। बायोकेमिस्ट्री एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मेनली फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, क्योंकि बीटेक के बाद भी बहुत कंपनीज आए थे, तो उस टाइम भी मैंने यही देखा था कि ज्यादातर बायोकेमिस्ट्री से ही पूछा जाता है। एंजाइम काइनेटिक्स स्पेसिफिकली, वो बहुत ही, आप चाहे आप हायर स्टडीज करें या जॉब करें, एंजाइम काइनेटिक्स या एंजाइम का क्या रोल होता है, कौन से एंजाइम किस चीज में काम आता है, कितने टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, ये सारी चीजें बहुत डिमांडिंग है। और इसके साथ साथ आप बायो प्रोसेस के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से मेमोराइज रहने चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम हुआ और मैंने 1 महीने में भूल गई। मेरा एक छोटा सा डायरी था जिसमें बस मैंने फॉर्मूलाज लिख के रखे थे बायो प्रोसेस के, वो मैं हर इंटरव्यू के पहले या हर एग्जाम्स के पहले बस एक बार देख लेती थी। उससे मेरे को बहुत फायदा होता था, एज मतलब कॉन्फिडेंस भी मिलता था, और जब मैं कोई आंसर करती थी तो उसको प्रैक्टिकली मैं अप्लाई भी कर पाती थी। तो मैं बस यही कहूंगी कि आप सब्जेक्ट्स बस याद करने के लिए मत पढ़िए, ऐसा मतलब रिवीजन में रखिए उसको, यही मैं बोलना चाहूंगी। ओके। आपने क्या एलएनटी के अलावा भी कुछ जॉब इंटरव्यूज दिए थे या अप्लाई किया था कहीं पे और भी? जी सर, मैंने और भी कई कंपनीज में अप्लाई किया था। मैंने सबसे पहले तो आईटी कंपनीज जो मेरे कॉलेज में आए थे उसमें अप्लाई करना स्टार्ट किया था। मुझे आईटी में घुसना नहीं था, बट आई वांटेड टू नो हाउ प्लेसमेंट गोज। तो मुझे उसका एक प्रैक्टिस चाहिए था कि इंटरव्यूज कैसे होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठना था मुझे, ताकि मैं एटलीस्ट मुझे इतना समझ में आए कि एप्टीट्यूड में आता क्या क्या है, क्योंकि मुझे प्लेसमेंट के बारे में ज्यादा आइडिया था नहीं इसके पहले। तो बीटेक के बाद में उतनी कंपनीज आई नहीं थी, और एमटेक में जैसे सेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने बहुत सारे आईटी कंपनीज में भी भरना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे एप्टीट्यूड देना था, अपना जनरल एप्टीट्यूड अपना स्ट्रॉन्ग करना था, क्योंकि वो मेरा गेट में भी था, तो उस हिसाब से मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी। तो आपको मैं मतलब, अगर आप स्टूडेंट है तो मैं यही कहूंगी कि यू डू नॉट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। मे इट मे हैपन दैट यू हैव अ फोकस, कि आपका एक कंपनी गोल है, आपका ड्रीम कंपनी हो सकता है, लेकिन आप बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई करते रहिए और एग्जामिनेशंस देते रहिए, ताकि आपका स्किल और शार्पन हो। ओके ओके।
बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते रहते हैं कि जॉब अच्छी पाने के लिए हमें इंटर्नशिप्स पे, प्रोजेक्ट्स पे, ट्रेनिंग पे भी क्या ध्यान देते रहना चाहिए अपने बैचलर्स और मास्टर्स के दौरान? वो कितना रोल प्ले करता है एक अच्छे जॉब पाने के लिए? थोड़ा सा इसके ऊपर बताइए। सबसे पहले तो आपका जो फाइनल ईयर थीसिस है मास्टर्स हम्म, की या बायोटेक बीटेक की, आपकी जो फाइनल ईयर थीसिस है उसके ऊपर डिपेंडेंट है 90% कि आपको जॉब मिलेगा कि नहीं। मैं इतना बहुत ही क्लियरली बता देती हूँ, ये बस मेरे लिए नहीं है, मेरे बैचेस के भी जितने सारे और भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने सबके बारे में यही देखा है कि आपका बायो लास्ट जो आपका थीसिस है दैट कैन मेक और ब्रेक यू। तो हम्म, आपको अपने थीसिस पे पूरा भरोसा होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक प्रोटोकॉल दे दिया गया है आप उस हिसाब से कर रहे हैं। आपको हम्म, उस पे और भी रिसर्च आर्टिकल्स पढ़नी होगी, आपको अपना एक्सपेरिमेंट्स बना हम्म, डिस्कवर करने होंगे, अलग अलग रिसर्च पेपर्स पढ़ के, अलग अलग पब्लिकेशंस पढ़ के, और हम्म, आपको उसको आपको बेसिकली एकदम अपने मेमोराइज करना होगा कि आप जो चीज कर रहे हैं, आपको कभी भी पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किस बारे में है, और उसको आसान शब्दों में आपको समझाना होता है। ये मेरे बहुत सारे कंपनीज में ही मुझे पूछे गए थे कि आपको अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, और वो हम्म। कैसे रेलेवेंट है इन टुडेस इंडस्ट्री, वो भी मैंडेटरी है आपका जानना। ओके। एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपने गेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, तो क्या गेट का जो सर्टिफिकेशन है, जब आप इसके बारे में बताती हैं कंपनीज में, जब इंटरव्यू होता है तो आपने बताया कि मैं गेट भी क्वालिफाइड हूँ, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है कुछ इंटरव्यू के दौरान, या इससे कुछ फ़ायदा होता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर ऐसा तो नहीं है कि बस गेट के लिए ही आपको जॉब हम्म, मिले, लेकिन हाँ, इट ऑलवेज ब्रिंग्स अ पॉजिटिव हम्म, इम्पैक्ट टू द इंटरव्यूअर कि आप ओके। एक कॉम्पिटिटिव ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक कर रहे हैं, चाहे वो गेट हो या सेसायर नेट, यूजीसी नेट, जो भी हो, जो भी आप किए हैं। तो हम्म, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गेट क्वालिफाइड है तो ही आपको ले लेंगे, ऐसा भी नहीं है। ओके। अब अब तो आपने एक एकेडमिक लाइफ से आप शिफ्ट होकर के एक कॉरपोरेट लाइफ में चली गई। कितना ड्रास्टिक अंतर हुआ है, और कैसा लर्निंग कर्व रहा है अभी तक एलएनटी में? कैसी है? जैसे बाहर से हम लोग देखते हैं कि एलएनटी जो है वो काफ़ी बहुत सारा काम, जनरली हम लोगों को तो पता रहता है, जैसे आप अभी समझा रही थी ऑफशोर और ऑनशोर के बारे में, तो अभी जितना हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन में एलएनटी का बहुत ज़्यादा रोल, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन्स में है, वहाँ पे आप क्या-क्या सीख रही हैं? कैसा आपका शिफ्ट हुआ है एकेडमिक टू इंडस्ट्री, वो थोड़ा बताइए? सबसे पहले तो सर सबसे बड़ी जो मुझे शौक लगा है वो है कि मैं मुंबई में हूँ, तो जो लोग मुंबई से है वो लोग को नहीं लगेगा, लेकिन जो लोग बाहर से मुंबई काम करने के लिए आ रहे हैं उनको लगेगा कि यहाँ सब कुछ बहुत फास्ट है। मतलब जितना देर में मैं कुछ सोचती हूँ उतना देर में मेरे सामने से 2 ट्रेन चली जाती है। हुँ, हुँ, तो बहुत ही फास्ट है लाइफ यहाँ पे, और सब लोग बहुत फोकस्ड है इवन इन कंपनी। एंड मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत रिवॉर्डिंग है। हुँ, मतलब अगर आप एज अ फ्रेशर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि लर्निंग कर्व आप, जैसे कि आपने बताया, स्टीप हो, बहुत कुछ एक दिन में आपको ग्रास्प करना पड़े, लेकिन उसका पॉजिटिव साइड ये भी है कि आपको हर चीज एकदम स्क्रैच से सिखाया जा रहा है। मतलब हुँ, वो लोग अज्यूम नहीं करते कि आप लोग कुछ सीख के आ रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में, तो आपको हर चीज बहुत डिटेल्स में एकदम शुरू से लेके सिखाया जाता है। एवरीबडी इज नाउ जीरो, एकदम जीरो से शुरुआत हुई है अभी, तो सब चीज एकदम सिखाया जा रहा है, और डेडलाइंस में काम करना पड़ता है। हुँ, आपको एक चीज सिखाया जाएगा और कल के अंदर उसको डिलीवर करना पड़ेगा, तो आपको आपका रूटीन वैसा ही बन जाएगा कि आप आज के अंदर ही उसको सीख के वो काम कर ले। तो ओके। बस लाइफ ऐसा ही है। मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि आपने, क्योंकि बीटेक बायोटेक से किया था, आपका एमटेक बायो प्रोसेस हो गया, तो क्या कोई बायस देखने को मिला था? क्या कंपनीज़ इस तरीके का सोचती हैं कि हमें बीटेक और एमटेक एक ही डोमेन में स्टूडेंट्स का मिले तो ही हम उनको हायर करेंगे, ऐसा कुछ होता है या नहीं? आपने एमटेक किसी और सब्जेक्ट में भी किया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर मैं ये कहूंगी कि अगर मैंने बायस फेस नहीं किया है, लेकिन अगर बायस है भी, तो आपको आपके सब्जेक्ट पे इतना ग्रास्प होना चाहिए कि आप इंटरव्यू का वो थॉट प्रोसेस चेंज कर सके। हुँ, क्योंकि जो भी इंटरव्यू ले रहा है वो आपको लेने के लिए ही बैठा है, वो आपको रिजेक्ट करने नहीं बैठा है। सबसे पहले आप दिमाग से वो चीज हटा दीजिए कि मुझे देख के रिजेक्ट कर देगा, ऐसा नहीं है। आपको पूरा आपको मौका देगा कि आप अपने आप को प्रूफ करें। आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आप उसके आंसर सही बता भी नहीं पाए तो आपको ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, या आप कौन से सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस प्रेफर करेंगे। तो वो आपको पूरा टाइम देते हैं,
और अगर आप किसी के मन में बायस है भी तो आपका अपने सब्जेक्ट के प्रति इतना विश्वास रहना चाहिए कि मैं इसमें क्रैक कर लूंगी। ओके, बिल्कुल सही कहा। मुझे ये थोड़ा-सा बताइए कि स्टूडेंट्स अपनी एम्प्लॉयबिलिटी किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं जॉब मार्केट में? सिंस आपने बहुत सारी जगह पे इंटरव्यू दिया, आपने आईटी सेक्टर में भी दिया है। आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉयमेंट के चांसेस कैसे और बेहतर स्टूडेंट्स बना सकते हैं? सर सबसे पहले तो सर्टिफिकेशंस आपको बहुत सारे करने चाहिए जिस भी डोमेन में हो। जैसे कि अगर आप बायो प्रोसेस या बायोटेक रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं कि कोर्सेरा में या लिंक्डइन में बहुत सारे सर्टिफिकेशंस आते रहते हैं आए हुँ, दिन। तो आप वो सारी चीजें, एनपीटीईएल कोर्सेज भी रहती है, वो सारी बहुत सारी तो फ्री भी रहती है, तो वो सारी चीजें आप कीजिए। वो सारे सर्टिफिकेशंस आप अपने प्रोफाइल में डालिए। जो रिक्रूटर्स होते हैं दे लुक फॉर ऑल दोस थिंग्स, दे लुक फॉर द स्किल्स इन योर प्रोफाइल। तो अगर आपको एम्प्लॉयबिलिटी अपनी और अच्छी चांसेस करनी है तो आपको सर्टिफिकेशंस और इंटर्नशिप्स और अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें में बहुत टाइम देना पड़ेगा। ओके, चलिए। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूँगा कि आप अब तो आप लाइफ बाउंड्री के उस पार चली गई है। अब सोचिए कि बीटेक के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स या एमटेक के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं। आप उनको एक फाइनल एडवाइस क्या देना चाहेंगी कि उनको अपना जो जो अपना फाइनल ईयर है उसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? हम्म, सर सबसे पहले तो मैं ये चीज बताना चाहूंगी, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द लिसनर्स, कि मैंने गेट बिना क्वालिफाई करके भी देखा है और मैंने क्वालिफाई करके भी देखा है। तो मैं आई नो द फेलियर एंड द सक्सेस हाउ इट फील्स। तो अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हुआ नहीं भी है तो आप ये चीज मत सोचिएगा कि ऑल द डोर्स आर क्लोज्ड। आपको करते रहना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज ट्रस्ट इन योर सेल्फ। आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे को आपके जैसा एक गाइड मिला, पेरेंट्स मिले, मुझे फ्रेंड्स एंड फैमिली मिला। अगर आपके कोई है तो बहुत वो फॉर्चुनेट है आप कि आपको ये मौका मिल रहा है कि लोग आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखिएगा। मुझे हमेशा नीलाभ सर ने कहा है सिंस 2022 कि यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। वो हमेशा ये क्लासेस में भी हमारे बोलते थे कि मैं आपका जरिया बन सकता हूँ, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास खुद ही करना पड़ेगा। पेपर आपको ही देना है, लाइफ आपकी ही है। तो ये सारी चीजें आपके साइकोलॉजिकली एक बिल्ट होती है। तो मैं आज जो हूँ या जितना भी मैंने थोड़ा बहुत किया है, वो बस मेरे लिए नहीं है, मैं आसपास के जितने भी लोगों हैं, मैं हर हर रोज इंस्पायर होता हूँ। एंड नेवर बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। आप मिस्टेक्स कीजिए, सुधारिए। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप कितना जल्दी उसको इम्प्रूव कर लेते हैं अपने लाइफ में। तो एज अ बीटेक स्टूडेंट अगर मैं अपने 4 साल पहले अपने आप को एक एडवाइस देना चाहूंगी तो वो यही है कि ट्रस्ट इन योरसेल्फ एंड इम्प्रूव योर मिस्टेक्स एज फास्ट एज पॉसिबल। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अनुष्का। बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर जब हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में वीडियोस बनाते हैं और कई बार जॉब में सैलरी बहुत कम ऑफर होती है इनिशियली, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आती है, आपने भी देखा होगा यूट्यूब पे कि सैलरी बहुत कम है, हम इसमें क्यों अप्लाई करें? आपका इसके बारे में क्या सोचना है कि अगर इनिशियली कोई अच्छी कंपनी है, सैलरी कम भी मिल रही है, तो क्या स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए या ये सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे अभी हाई पेइंग जॉब आएगी तभी मैं देखूँगा या देखूँगी? आपका क्या विचार है इसके बारे सर मेरे लिए तो था कि रिकॉग्निशन कंपनी की ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। में? आपके सीवी में आप सैलरी नहीं लिखते हैं या रेज्यूमे में आप अपनी सैलरी नहीं लिखते हैं, आप लिखते हैं कि आप कौन से कंपनी से अपनी जर्नी स्टार्ट किए हैं। तो आप यस, जो भी कंपनी से स्टार्ट कर रहे हैं उस कंपनी का वैल्यू बहुत अच्छा होना चाहिए इन द मार्केट, उस डिमांडिंग होना चाहिए। और आपका ग्रोथ, आपको ये देखना है कि उस कंपनी में रहते रहते आपका ग्रोथ कितना हो सकता है। सैचुरेशन नहीं आना चाहिए आपका। आप आज जो भी कमा रहे हैं 5 साल बाद आप कितना कमा सकते हैं या कितना सीख सकते हैं, वो आपको देखनी चाहिए। तो अगर इफ इट्स इनिशियल सैलरी इज लो आल्सो एंड द कंपनी इज गुड, आई थिंक यू शुड टेक अ चांस। बहुत बढ़िया बात आपने कही, रियली रियली नाइस। एंड इसी के साथ हम ये इंटरव्यू ख़त्म करना चाहेंगे और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे अनुष्का को। इतने लंबे समय से वो हमारे साथ जुड़ी हुई है और सबसे अच्छा हमें तब लगता है जब हमारे स्टूडेंट्स कुछ अकम्प्लिश करते हैं और वापस आते हैं सोसाइटी को गिव बैक करने के लिए, ताकि उनके जैसे 4 साल पहले जैसे अनुष्का कोई और होगा, सुन रहा होगा कि मुझे ये करना चाहिए
और शायद बेहतर गाइडेंस की वजह से वो अपने करियर में कुछ और बेहतर कर सके। यही मोटो है समाधान लाइफ साइंसेज का, यही मोटो है हमारा और जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो अनुष्का, बहुत बहुत थैंक यू, आप अपने समय निकाल करके आप हमारे बीच में आई। वी विश यू ऑल द बेस्ट, ताकि आप एल&टी हाइड्रोकार्बन्स में और अच्छा काम कर सकें, कंपनी को और खुद का नाम रोशन कर सके, और मेरा भी नाम रोशन कर सके। थैंक यू, हैव अ गुड डे थैंक यू, अनुष्का, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।